पैसा वसूल is brought to you by BSE's Investor Protection Fund. नमस्कार, पैसा वसूल की एक और कड़ी में मैं करुणा आप सभी का स्वागत करती हूं। हर बार की तरह इस बार भी शो की शुरुआत करेंगे व्यय सेगमेंट से, जहां आज हम रूबरू होंगे एक छोटे से शहर सुरेंद्र नगर से माया नगरी मुंबई अपने पांव जमाने वाले अतुल रावल से। लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस हफ्ते की सुर्खियों पर। अब आप STD नंबर्स पर भी बिना 0 या +91 लगाए कॉल कर सकते हैं। देश भर में मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी को लागू करने में ये एक बड़ी रुकावट थी जो अब दूर हो गई है। कुछ टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने STD मोबाइल नंबर्स पर कॉल करने के प्रोसेस को आसान बनाना शुरू कर दिया है। अब तक होम नेटवर्क से बाहर किसी भी नंबर पर कॉल करने से पहले उसके आगे 0 या +91 लगाना पड़ता था। घर में पड़ा सोना नियमित आमदनी का जरिया बन सकता है और इसमें कोई जोखिम भी नहीं है। सरकार जल्द गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम लाने वाली है। वित्त मंत्रालय ने इसके लिए दिशा निर्देश का मसौदा जारी कर दिया है। इस योजना के तहत मिलने वाले ब्याज पर टैक्स न लेने का प्रावधान है। वहीं ज्यादा से ज्यादा लोगों को जुड़ने के लिए प्रावधान किया गया है कि कम से कम 30 ग्राम सोने से भी शुरुआत की जा सकती है। संयुक्त राष्ट्र की एक ताज़ा रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मौजूदा वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक विकास दर यानी GDP चीन से आगे निकल जाएगी। 2016 में देश की विकास की दर 7.7% पहुंच सकती है। इसमें यह भी कहा गया है कि भारत अपने साथ साथ दक्षिण एशिया की आर्थिक वृद्धि को बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। गुजरात के एक छोटे से शहर सुरेंद्र नगर के मूल निवासी अतुल रावल ने मुंबई आकर न सिर्फ अपना आशियाना बसाया बल्कि अपने बच्चे को अमेरिका तक पढ़ाई के लिए भेज दिया, जो कि आज वहां सफलता के झंडे गाड़ रहा है। कैसे किया अतुल ने ये सब, आइए जानते हैं उन्हीं की ज़बानी हमारे संवाददाता संजीत कुमार की इस रिपोर्ट के जरिए। गुजरात में जन्मे और मुंबई में पले बढ़े 46 वर्षीय अतुल रावल पेशे से कॉलमिस्ट यानी स्तंभकार हैं। 29 सालों से उनके कलम की स्याही अब तक सूखी नहीं। लेखन के क्षेत्र में उनके परिवार का जुड़ाव काफी लंबे अरसे से रहा है। उनसे पहले उनके पिताजी भी इसी क्षेत्र से जुड़े हुए थे। अतुल के स्तंभ लेखन में आने की कहानी भी काफी रोचक है। मैं कॉलेज में सेकंड लास्ट और लास्ट ईयर में था, तब प्रोफेसर लोग की स्ट्राइक हुई थी, बड़ी लंबी चली थी, दोनों साल 7-7 दिन चली थी। तब घर पे बैठ के न्यूज़पेपर में साइंस पे आर्टिकल लिखना चालू किया था और इसकी वजह से और लास्ट ईयर की एग्ज़ाम हुई तो तुरंत एडिटर ने बताया कि हमारे वहाँ वैकेंसी है तो आप आ जाओ, और तब से लास्ट ईयर के एग्ज़ाम के बाद तुरंत ही जॉइन हो गया। अतुल बताते हैं कि उन्होंने जब से होश संभाला है उनकी जिंदगी में कभी ऐसी कोई समस्या नहीं आई है, पर शुरू के दिनों में मुंबई जैसे शहर में बड़े परिवार के साथ रहने की दिक्कत जरूर हुई थी। पेशे से लेखक होने के नाते उन्हें समय की कमी रहती है। जर्नलिज्म में तो ज़्यादातर टाइम फ्लक्चुएट रहता है, ज़्यादातर रात का शिफ्ट रहता है, इसलिए कभी और सैटरडे संडे चालू रहता है। वही प्रॉब्लम रहता है कि फैमिली फंक्शन या सोशल गेट टुगेदर रहता है, तब सबसे मिल नहीं पाते हैं और सोशल एक्टिविटी बहुत कम रहती है। अतुल ने जब नौकरी शुरू की तो उस वक्त उनका मासिक वेतन महज 1800 रुपए था, जबकि आज वो हर महीने 45,000 रुपए कमा रहे हैं। नौकरी के साथ साथ उन्होंने अपना साइड बिजनेस भी खोल रखा है। मेरा ट्रांसलेशन का बिजनेस है और एडवर्टाइजिंग का भी बिजनेस है, और पब्लिसिटी कोई संस्था की रहती है या कोई पर्टिकुलर पर्सन की रहती है तो उसकी पब्लिसिटी का काम करता हूँ। ज़्यादातर मुंबई और महाराष्ट्र के सभी पेपर में एडवर्टाइज का काम करते हैं, और ट्रांसलेशन का भी गुजराती, हिंदी और इंग्लिश और मराठी और चारों लैंग्वेज में से ट्रांसलेशन का काम चालू है। उसमें टेक्स्ट बुक भी आती है, कभी किसी का आर्टिकल भी आता है, सब ट्रांसलेशन हम करते हैं। अतुल अपनी कमाई में से 10,000 से 15,000 रुपए की बचत भी कर लेते हैं। उन्होंने अपने लिए 10 लाख रुपए का बीमा भी करा रखा है। ज़्यादातर सेविंग बैंक में जो 5 साल का लॉक इन पीरियड वाला है
तो उसमें सेविंग होता है। और बाद में इंश्योरेंस कंपनी में भी थोड़ा इन्वेस्टमेंट होता है। मेरा 10 लाख तक का इंश्योरेंस कवर किया हुआ है और सालाना उसका प्रीमियम 70,000 जितना होता है और मेडिक्लेम में भी 25,000 जितना प्रीमियम पे करता हूँ और उससे पूरा फैमिली का पर पर्सन 6 लाख का कवर होता है। 1995 में अतुल से शादी के बंधन में बंधी दर्शना कहती हैं, शुरुआत में वो सिर्फ घर को ही संभालती थीं, पर पिछले 10 सालों से वो अपने पति द्वारा शुरू किए गए विज्ञापन के व्यवसाय को भी संभाल रही हैं। घर संभालते संभालते उनको बिजनेस में भी थोड़ा हेल्प करती हूँ। उसमें मैं आधा घंटा 1 घंटा कभी ज़्यादा भी जाता है और ऐसे मैं उनको भी हेल्प करती हूँ बिजनेस में। वैसे मैं पूरा दिन हाउसवाइफ ही हूँ और सब संभालती हूँ, ऐसा नहीं है, सब कुछ देखती हूँ। दर्शना को इस विज्ञापन के व्यवसाय से साल में करीबन 4 लाख रुपए की कमाई हो जाती है, जिसमें से वो लगभग 50% की बचत बैंक और डाकघरों की जमा योजनाओं में करती हैं। इस सब के बावजूद उन्होंने अपने लिए कोई इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं ले रखी है। हमारा फैमिली मेडिक्लेम है, उसमें 23,000 का प्रीमियम रहता है और मेरा और मेरे हस्बैंड का 5-5 लाख का है। दर्शना कहती हैं कि उन्होंने जीवन के शुरुआती दौर में ऐसा वक्त भी देखा है जब उनके पापा का कारोबार डूब गया था और उस समय उनके पूरे परिवार को काफी मुश्किलों भरे दौर से गुजरना पड़ा। वहां से उन्हें एक सीख मिली जिसका पालन वो आज भी अपने घर में कर रही हैं और इस सीख को उन्होंने अपने बच्चों को भी दिया है। पापा के बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हुआ था और फाइनेंशियली कंडीशन इतनी अच्छी नहीं रही थी। फिर मेरी शादी हुई और यहाँ पे सब अच्छा है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। फिर भी मैंने वहाँ से सीख ली है कि हमारे पास 50,000 खर्च करने के लिए है तो भी हम लोग 25,000 ही खर्च करेंगे, 25 हम लोग सेविंग रखेंगे, ऐसा मैंने सोचा है। मेरे हस्बैंड भी मुझे कभी भी मना नहीं करते हैं, लेकिन मैं उनको बोलती हूँ नहीं, सेविंग्स तो होनी ही चाहिए। हमको शो ऑफ भी ज़्यादा पसंद नहीं है, हमारे पास है सब कुछ, लेकिन नहीं, हम फ्यूचर पहले देखेंगे, बाद में सब। हमारी लाइफ की प्रायोरिटी ही हमारे बच्चे हैं और उनका एजुकेशन है, इसीलिए हम लोगों ने पहले से ही हमारे बच्चे के एजुकेशन के लिए सब सेविंग्स कर रखी है कि इनको भी कोई फाइनेंशियली प्रॉब्लम ना आए। अतुल को अपने बड़े बेटे स्मिथ पर नाज है और हो भी क्यों ना, क्योंकि उनके बेटे ने न सिर्फ अपने माता पिता का ही बल्कि अपने देश भारत का नाम दुनिया में ऊंचा किया है। स्मिथ फिलहाल 2nd ईयर प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं। स्मिथ और उनकी टीम ने फ्लोरिडा में आयोजित एरो डिजाइन कंपटीशन में भाग लिया था। मैं और मेरी कॉलेज के दूसरे 24 पीपल थे। हम लोग ने एक एरो डिज़ाइन का कंपटीशन था मायामी में, मतलब फ्लोरिडा में था वो। हम लोग ने वो कंपटीशन में पार्ट लिया था और हम लोग उधर इंडिया में 2nd रैंक पे आए थे और ऑल ओवर द वर्ल्ड हम लोग का रैंक 17 था। एक्चुअली उधर सबसे अच्छा तो उधर स्पोर्ट्समैनशिप लगा। सब एक दूसरे की हेल्प कर रहे थे, एक टीम दूसरी टीम की हेल्प कर रही थी और किसी को भी कुछ पार्ट की ज़रूरत हुआ तो सब एक दूसरे के साथ तुरंत एक्सचेंज कर रहे थे। और सबसे अच्छा तो उधर का लर्निंग एक्सपीरियंस रहा कि सब दूसरी टीम कैसे काम करते हैं, सब क्या सोच के प्लेन का डिज़ाइन चालू करते हैं, क्या उन लोग का थॉट प्रोसेस रहता है, वो सब सीखने को मिला। अतुल और दर्शना की 17 वर्षीय बेटी भाव्या ने अभी 12वीं की परीक्षा दी है। वो बड़ी होकर अपने पारिवारिक पेशे से जुड़ा अपना एक अलग मकाम बनाना चाहती हैं। उन्हें भी अपने भाई की उपलब्धि पर गर्व है। अभी मैंने 12th की एग्ज़ाम दी और अभी मैं CPT CA की एग्ज़ाम है वो देने वाली हूँ। वो टफ़ है, लेकिन कोचिंग क्लासेस में जो पढ़ाते हैं वो घर पे आके पढ़ लेती हूँ तो इजी लगता है। कुछ ऐसा नहीं है, कर सकते हैं। मैं अपने भाई पे प्राउड तो फील कर ही रही हूँ। उसने इंडिया का नाम रोशन किया, हमारे परिवार का नाम रोशन किया और हमारे फैमिली में से फर्स्ट मेंबर था जो US गया। आखिर में अतुल हमारे एक्सपर्ट की मदद से अपनी उलझनों को सुलझाना चाहते हैं। मुझे जानना है कि मेडिक्लेम में अगर मैंने 40,000 का एक सिंगल प्रीमियम पे किया है तो उसमें से 25,000 का बेनिफिट मैं लूँ और 15,000 का वाइफ ले, ऐसे अंडर 80D सेक्शन में हो सकता है कि नहीं? अब चलते हैं हमारे एक्सपर्ट के पास और लेते हैं अतुल की आर्थिक स्थिति पर उनकी राय। अतुल जी, जैसा कि आपका सवाल है कि मेडिक्लेम का प्रीमियम आप विभाजित करके अपने और अपनी वाइफ के अकाउंट में टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं कि नहीं, मैं ये कहूँगा कि ये संभव नहीं होगा। कानून के अनुसार आप एक ही अकाउंट के अंदर
डिडक्शन ले सकते हैं। तो या तो आप अपने अकाउंट में लीजिए, अपनी वाइफ के अकाउंट में लीजिए। अगर आपको दोनों के ही अकाउंट में लेना है तो या तो आपको पॉलिसी का विभाजन करना पड़ेगा और उसको 2 पार्ट में लेनी पड़ेगी, एक आपके नाम पे रहेगी, एक आपकी वाइफ के नाम पे रहेगी। जो प्रीमियम आप पे करेंगे अपनी पॉलिसी का, उसका टैक्स डिडक्शन आपको मिलेगा, और जो आपकी वाइफ पे करेंगी उनका डिडक्शन उनको मिल जाएगा। यही एक तरीका बचता है। या फिर जितना आपको क्लेम मिलता है आप उसका बेनिफिट लीजिए और उसी में खुश रहिए। जहाँ तक वित्तीय विश्लेषण की बात है, आपने इंश्योरेंस भी लिया है, आपका हेल्थ इंश्योरेंस भी है, आप सेविंग्स भी कर रहे हैं, किंतु आर्थिक आत्मनिर्भरता के लिए सिर्फ बचत करना काफ़ी नहीं होगा। मसलन के तौर पे आपकी जो भी बचत हो रही है वह पैसा आपका या तो बैंक फिक्स डिपॉजिट्स में जा रहा है या फिर आपकी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में जा रहा है। इसमें तकलीफ़ ये है कि मुद्रास्फीति के बाद अगर हम आपके रिटर्न्स देखें तो वह बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं। इसके लिए आपको कहीं ना कहीं अपने लक्ष्य निर्धारित करने पड़ेंगे। आपके वित्तीय लक्ष्य क्या हैं, वो कितनी अवधि के बाद में आपको पूरे करने हैं, और उसके अनुसार आपको डेट और इक्विटी एक अनुपात में लेके उसको इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ेगा। इसके अलावा आप अगर देखें तो आपने एक 10 लाख की पॉलिसी ली है लाइफ इंश्योरेंस, जिसका आप 70,000 रुपया प्रीमियम भर रहे हैं, आपकी टर्म इंश्योरेंस नहीं है। आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लाइफ इंश्योरेंस देखें। अब प्योर टर्म इंश्योरेंस आता है 50 लाख तक की पॉलिसी आपको करीब 10 से 15,000 के प्रीमियम के बीच में मिल जाएगी। आप अलग अलग कंपनियां देख सकते हैं, जो आपको ठीक लगे उसके हिसाब से देख लीजिए। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी आपको कंटिन्यू करनी है कि नहीं, आप अपने कैश फ्लोज के हिसाब से डिसाइड कीजिए। हेल्थ इंश्योरेंस आप थोड़ा और बढ़ा सकते हैं, एंड सेविंग्स पे आप ध्यान दीजिए। जो लॉन्ग टर्म है, जैसा कि मैंने आपको बताया, आप इक्विटी की तरफ देखें। जो मध्यावधि है या लघु अवधि है उसको डेट या आप फिक्स डिपॉजिट्स वगैरह देख सकते हैं। इन चीज़ों पे आप अगर अमल करेंगे तो आप आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनेंगे और आपके लक्ष्य पूरे होंगे। अगर आप भी हमारे व्यय सेगमेंट का हिस्सा बनना चाहते हैं या अपनी आर्थिक समस्याओं पर हमारे एक्सपर्ट से सलाह लेना चाहते हैं तो हमें ज़रूर ईमेल करें। हमारा ईमेल आईडी है paisavasool3@gmail.com। शो में वक्त है पहले ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानिए टीडीएस से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें। देखते रहिए पैसा वसूल। India's most trusted exchange, BSE. Experience the new. India's fastest currency derivatives exchange is here. BSE CDX, powered by Bolt Plus. Trade on the fastest exchange in India. BSE. Experience the new. To benchmark against Sensex is to benchmark against 30 best Indian companies. I am Dinesh Thakkar. I am associated with BSE since 1987. Come, feel the financial pulse of the nation. S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. Increase your playing field. Introducing S&P BSE 100, India's most broad-based derivatives traded index. The new mobile app from BSE. Now take BSE wherever you go. India's fastest exchange, BSE. Experience the new. ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आपने टीडीएस यानी कि टैक्स डिडक्शन एट सोर्स के बारे में तो सुना ही होगा। ज्यादा टीडीएस कट जाने पर आप रिफंड के लिए क्लेम भी कर सकते हैं। इन्हीं सब बातों की जानकारी दे रही हैं हमारी संवाददाता गरिमा दास अपनी इस रिपोर्ट के जरिए। टीडीएस नियोक्ता द्वारा वेतन पर और ब्याज आय दोनों पर बैंकों द्वारा कटौती की जाती है। जब आप टीडीएस यानी टैक्स डिडक्शन एट सोर्स कटवा लेते हैं और उसके बाद आप अपना एडवांस टैक्स भी भरते हैं, फिर आप रिटर्न फाइल भी कर देते हैं, और ऐसे में जब आपका टीडीएस और एडवांस टैक्स
एक्सेस टैक्स से ज्यादा हो जाए तो रिटर्न फाइलिंग के बाद आपका रिफंड खुद ब खुद ड्यू हो जाता है। उसे क्लेम करने के लिए कोई अलग से प्रक्रिया नहीं है। जैसे आपका एम्प्लॉयमेंट से आपका एम्प्लॉयर जो है वो आपका टैक्स काट रहा है, तो वो 10% से टैक्स काट रहा है। आपकी बैंक एफडी है, वहाँ से भी आपका कुछ इंटरेस्ट इनकम पे टैक्स कटा है। ये सब मिला के समझ लीजिए कि फॉर एग्जांपल आपका टोटल 1 लाख रुपए का टैक्स कट चुका है और आपने कुछ एडवांस टैक्स और सेल्फ असेसमेंट टैक्स भरा है, जो मिला के 1.5 लाख रुपया टोटल हो गया है। और जब आप इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करते हैं तो उसमें आप अपनी इनकम को डिक्लेयर करते हैं और अपनी इनकम को डिक्लेयर करते हैं, उस पर टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करके उसका भी डिक्लेरेशन देते हैं। तो आपने 1.5 लाख रुपए का टैक्स जमा किया है और 1 लाख रुपए आपकी एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी बनती है, तो 50,000 का आपका रिफंड है। तो जब आप अपना इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करते हैं वो एक डिक्लेरेशन है कि ये मेरी इनकम है, ये मेरी टैक्स लायबिलिटी है। और जब ये इसका असेसमेंट इनकम टैक्स ऑफिसर, असेसिंग ऑफिसर कर लेता है, तब आपका रिफंड जो है वो ऑटोमेटिकली ड्यू हो जाता है। उसके क्लेम करने के लिए और कोई अलग प्रोसेस या प्रक्रिया नहीं है इनकम टैक्स में। 2007 से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रिफंड बैंकर नाम से स्कीम निकाला है। इसके अंतर्गत जब भी आप इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल कर लेते हैं और जब आपका टैक्स असेसमेंट हो जाता है, तब आपका रिफंड एक नेशनलाइज्ड बैंक के पास चला जाता है और उसके बाद वो बैंक आपके बैंक अकाउंट में या तो रिफंड ट्रांसफर करते हैं या आपको चेक द्वारा भी भेजते हैं। आप जब भी अपना रिफंड का स्टेटस चेक करना चाहते हैं तो NSDL के वेबसाइट पे चले जाइए। वहाँ पे स्टेटस चेक करने के लिए एक लिंक दिया हुआ है। वहाँ पे आप अपना परमानेंट अकाउंट नंबर और असेसमेंट ईयर, जिस असेसमेंट ईयर का रिफंड आप चेक करना चाहते हैं, वो उसमें लगा के और सबमिट बटन क्लिक कीजिए। तो आपको आपका रिफ़ंड का स्टेटस चेक करने को मिल जाएगा कि किस तारीख को आपका रिफ़ंड आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हुआ था या अभी असेसमेंट इनकम्प्लीट है, वो आपको पूरा स्टेटस वहाँ से मिल जाएगा। साथ ही TDS अधिक करने के कई कारण हो सकते हैं। मसलन कई बार आय के हिसाब में गलती हुई हो सकती है या कहीं कहीं आप अगर टैक्स स्लैब के ऊपर गलत हिसाब लगा बैठे हो तो भी ऐसी स्थिति बन सकती है। मसलन आप आयकर की रिटर्न फाइल कर लेते हैं तो 1 से 1.5 महीने में असेसमेंट खत्म होने के बाद 15 से 20 दिन के अंदर आपको रिफंड मिल जाता है। हर बच्चा माँ बाप के लिए बेहद खास होता है, फिर चाहे वो शारीरिक रूप से अक्षम ही क्यों ना हो। ऐसे बच्चों के लिए कैसा होना चाहिए वित्तीय नियोजन, बता रहे हैं हमारे एक्सपर्ट निखिल कोठारी। अगर हम बच्चों की नॉर्मल परवरिश की बात करें तो उसमें 2 महत्वपूर्ण खर्चे हैं, वो है पढ़ाई और बच्चों की शादी। बट अगर हम स्पेशल चाइल्ड की बात करें तो उनकी जो पढ़ाई का खर्चा है उसके अलावा एक और महत्वपूर्ण खर्चा है जो मेडिकल एक्सपेंसेस, क्योंकि जो डिफरेंटली एबल्ड चाइल्ड होते हैं, जो चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स होते हैं, उनके मेडिकल खर्चे बहुत होते हैं और ये मेडिकल खर्चे काफ़ी लंबे समय तक चलते हैं, तो उसके लिए काफ़ी प्लानिंग करनी पड़ती है। तो सबसे पहले तो एक चीज़ करना पड़ेगा, वो है गार्जियनशिप का। जब तक चाइल्ड 18 साल का होता है उससे पहले उसके पेरेंट्स को गार्जियनशिप मिलती है, वो गार्जियन रहते हैं। पर जैसे ही चाइल्ड 18 साल को क्रॉस करता है तो वो मेजर बन जाता है और उसकी गार्जियनशिप नहीं होती है, वो चाइल्ड खुद अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन से, जो भी अपने फाइनेंशियल डिसीजन से खुद ले सकता है। बट जब चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स है तो वो खुद अपने बलबूते पे ये काम नहीं कर सकता है, तो पेरेंट्स को एक कोर्ट से स्पेशल परमिशन लेनी पड़ती है, उनसे वो लीगल गार्जियन बन सकते हैं चाइल्ड की 18 साल के बाद भी। तो पेरेंट्स में 2 तरह से ले सकते हैं, या वो अपने नाम पे लीगल गार्जियनशिप ले सकते हैं या वो अपने दूसरे बच्चों को लीगल गार्जियन बना सकते हैं अपने स्पेशल चाइल्ड के लिए। उसके अलावा दूसरी जो प्लानिंग करनी होती है वो अपनी खुद की टर्म इंश्योरेंस लेनी होती है। हर पेरेंट्स को अपनी एक टर्म इंश्योरेंस ले लेनी चाहिए। उसका ये कारण है कि जब तक पेरेंट्स है तो वो अपने बच्चों के खर्चे निकालते रहेंगे, पर कल पेरेंट्स को कुछ हो गया है तो स्पेशल चाइल्ड के जो खर्चे हैं वो कैसे निभाए जाएंगे। तो इसलिए अगर एक बड़ा टर्म इंश्योरेंस कवर ले लेते हैं कि अगर पेरेंट्स को कल अनहोनी डेथ, अर्ली डेथ हो जाती है तो चाइल्ड, जो स्पेशल चाइल्ड है, उसको एक लमसम कॉपस मिल जाएगा और उसके जो खर्चे हैं वैसे ही निकलते रहेंगे। उसके अलावा एक ऐसा कॉपस बनाना चाहिए कि कल पेरेंट्स नहीं रहे पर चाइल्ड, जो स्पेशल चाइल्ड है, वो अपना खर्चा नहीं निकाल पाएगा और पेरेंट्स को उसके लिए एक लमसम कॉपस बना के जाना पड़ेगा, जो वो कॉपस से हर महीने नियमित रूप से कुछ पैसे निकालते रहे और अपने खर्चे स्पेशल चाइल्ड के खर्चे भी निकलते रहे। तो उसके लिए पेरेंट्स को एक लमसम किटी बनानी चाहिए। उसके लिए वो नियमित रूप से हर महीने निवेश कर सकते हैं
और वो अगले 10-15 साल में एक बहुत बड़ा कॉर्पस बन जाएगा। उस कॉर्पस से वो एक स्पेशल इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं SWP, जो बोलते हैं सिस्टमिक विड्रॉवल प्लान। उससे क्या होगा, नियमित रूप से जो भी आपके स्पेशल चाइल्ड का जो खर्चा है वो उस कॉर्पस से निकलते रहेगा, और अब स्पेशल चाइल्ड के जो भी खर्चे हैं, जो केयर टेकर है, उनको ये पैसे मिलते रहेंगे और वो उसके मेडिकल खर्चे, उसके बाकी जो भी खर्चे हैं उसका पेमेंट वो करते रहेंगे। तीसरा चीज़ ये जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है विल। नॉर्मली अगर चाइल्ड स्पेशल चाइल्ड नहीं है, नॉर्मल चाइल्ड है, तो हम विल के थ्रू अपना एसेट्स ट्रांसफ़र कर सकते हैं। पर अगर स्पेशल चाइल्ड है तो हम अपने विल के थ्रू अगर एसेट्स ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो विल में क्या होता है, जिस दिन आपकी जो पेरेंट्स की डेथ हो जाती है, जो भी एसेट है वो चाइल्ड के नाम पे हो जाता है। पर अगर चाइल्ड डिसेबल्ड है या स्पेशल चाइल्ड है तो वो अपने फाइनेंशियल डिसीजन खुद नहीं ले पाएगा, और हो सकता है उस कोई भी रिलेटिव से या उसके कोई फ्रेंड से उससे वो एसेट छीन ले, उसको गलत इन्फॉर्मेशन दे के। तो इसके लिए एक विल के थ्रू एसेट ट्रांसफ़र नहीं करना चाहिए, एक ट्रस्ट बनाना चाहिए। ट्रस्ट को आप इस तरह से बना सकते हो कि आप खुद जब जीवित हो तो आपकी जो एसेट जो आपको चाइल्ड को देने हैं वो एक ट्रस्ट में ट्रांसफ़र कर सकते हो, और उसके बाद अपने चाइल्ड को बेनिफिशियरी बना सकते हो। और उसमें क्या होगा कि आप एक ट्रस्टीज़ होंगे जो उस एसेट्स को मैनेज करेंगे, और हर महीने नियमित रूप से जो भी चाइल्ड के खर्चे हैं वो उस एसेट से निकाल के चाइल्ड को देते रहेंगे, सो दैट चाइल्ड को पूरा एसेट एक साथ में नहीं मिला, और उसको नियमित रूप से जो भी उसके खर्चे हैं वो उसको उस ट्रस्ट से मिलते रहेंगे, और उसका जो भी एक्सपेंसेस है वो टेकन केयर रहेगा। वक्त है एक और ब्रेक का। ब्रेक के उस पार है हमारा दूसरा सेगमेंट आए, जहां आज हम आपको मिलवाएंगे एक ऐसी नृत्य कलाकार से जिन्होंने पढ़ाई में निपुण होने के बावजूद अपनी खुद की डांस अकादमी खोलने की सोची। बने रहिए हमारे साथ। Everyone's moving to India's fastest growing derivatives market. Have you started trading yet? S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. Sensex is sensational. Is the darling of everyone. I am Vallabh Bansali. I've been associated with the BSE since 1981. Come, feel the financial pulse of the nation. S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. Everyone's moving to India's fastest growing derivatives market. Have you started trading yet? S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. मैं हूं सूर्यदेव। एक बात पर प्रकाश डालना चाहूंगा। अब तुम आज के NAV पर म्यूचुअल फंड खरीद सकते हो, मेरे ढलने से पहले का NAV। BSE Star Mutual Fund Platform, punctual like the sun. India's most technologically advanced exchange, BSE. Experience the new. ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पैसा वसूल। डॉक्टर्स और आर्किटेक्ट्स के परिवार से आने वाली निराली ने भी शिल्प कला की पढ़ाई की, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। डांस के जुनून को ही निराली ने अपना कारोबार बनाया और अपनी खुद की डांस अकेडमी खोली। निराली सोमेश्वर के इस सफर के बारे में जाना हमारी संवाददाता गरिमा दास ने। करीब 3 साल की कच्ची उम्र से ही निराली के नन्हे पांव संगीत के सुरों पे थिरकने लगे थे। जिस उम्र में बच्चे पहले चलना सीखते हैं, निराली का मानना है कि वो चलने से पहले नृत्य करना सीख गई थी। भले ही उन्होंने शिल्प कला में स्नातक की पढ़ाई कर ली थी, लेकिन नृत्य के जुनून ने उनको एक सफल नृत्यांगना बना दिया। 7 साल भरतनाट्यम सीखने के बाद निराली ने 11 साल की उम्र में अरंगेत्रम यानी मंच पर पहली बार अपना नृत्य पेश किया। कई समर कैंप्स, त्योहारों में निराली बच्चों को नृत्य सिखाने लगी और कई माँ बाप ने निराली के नृत्य को सराहते हुए उनको डांस एकेडमी खोलने के लिए प्रोत्साहित किया। 2003 अप्रैल में ये मैंने 2 बच्चों को स्टार्ट किया। फिर उनकी मामा ने बोला कि नहीं, आप कंटिन्यू करो और हम आपको थोड़ा पे भी करेंगे। तो वो लम्प सम दे के जाते थे ऐसे ही गिफ्ट के तौर पर। तो जुलाई 2003 में मेरे एकेडमी का शेप अप हुआ एंड मेरे फ्रेंड्स मुझे ऑलवेज़ डांस के अराउंड आई एम ऑलवेज़ वेरी हैप्पी। सो मेरे फ्रेंड्स मुझे हैप्पी फीट बुलाते थे एंड दैट्स हाउ देन जैसे एक इंसान को हम नाम देते हैं, तो दिस एकेडमी मेरा बच्चा था, मेरा बेबी है, एंड इसलिए मैंने उसका नाम दिया हैप्पी फीट। 2 बच्चों से शुरू की गई एकेडमी धीरे धीरे बढ़ती गई।
निराली ने बच्चों से लेके दादा दादी तक को डांस सिखाना शुरू किया। उन्होंने कॉर्पोरेट्स में भी अपने नृत्य की कार्यशाला शुरू कर दी है और डॉक्टर्स के लिए भी कई डांस सेमिनार्स किए हैं। तदबीर पे विश्वास करने वाली निराली का कहना है कि अच्छे काम के लिए कोई मार्केटिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। 2 स्टूडेंट 10 लेके आए, 10 स्टूडेंट और 15 लेके आए, 15 स्टूडेंट से 100 बना। मैंने बच्चों से स्टार्ट किया, फिर उनकी मदर्स ने ज्वाइन किया, फिर उनके फादर्स ने ज्वाइन किया लैटिन अमेरिकन साल्सा, उनकी ग्रैंड मदर्स, ग्रैंड पेरेंट्स ने ज्वाइन किया। आपका काम जब अच्छा होता है, यू विल अट्रैक्ट पीपल, यू विल अट्रैक्ट गुडनेस, गुड अट्रैक्ट्स गुड, यू नो, एंड वैसे अट्रैक्ट होते गए। टैलेंट ने टैलेंट को अट्रैक्ट किया। इस क्षेत्र में मानसिक और शारीरिक तंदुरुस्ती, टेक्नोलॉजी और हर डांस फॉर्म के बारे में अपने आप को अपग्रेड रखना निराली के लिए चुनौती थी। इसके अलावा भी ऐसी चुनौतियां थी जो निराली के आड़े आए। मैं बहुत छोटी थी जब मैंने स्टार्ट किया, तो लोगों की इतनी समझ नहीं थी, मुझे तौर तरीकों की समझ नहीं थी। तो लोगों से डील करना, बच्चों को हैंडल करना, बड़ों को हैंडल करना, बहुत चैलेंजेस हैं वो सब। एट द सेम टाइम अपने पेरेंट्स को हैंडल करना, उनको बताना कि नहीं, मैं मेरा स्टडीज़ और मेरा काम खुद हैंडल कर सकती हूँ। मैं लेट नाइट्स काम नहीं ले पाती थी, जैसे मेरे अदर कलीग्स जो बॉयज़ हैं वो बहुत सारे लेट नाइट्स करते थे, बट मेरे घर से रेस्ट्रिक्शंस थे, सो वो सब इश्यूज थे। तभी एक ऐसा हादसा हुआ जिसने निराली के जीवन में भारी उथल पथल ला कर रख दिया। एक सड़क दुर्घटना की वजह से निराली का मनोसपना ही टूट गया, लेकिन अपने माँ बाप की मदद और दृढ़ आत्मविश्वास और लगन की वजह से उन्होंने ये चुनौती भी स्वीकार कर ली। मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था जिसकी वजह से मेरा फीमर बोन टूट गया था, एंड 2008 में ये हुआ था। सो मेरे पैर में एक रॉड था 6 साल के लिए, और लेफ़्ट लेग में 6 सर्जरीज़ हुए मेरे। सो वो एक बहुत ही बड़ा चैलेंज था। मैं 8 महीने बेड पर थी और फिर वेट पुट ऑन बहुत कर लिया था। मैंने कम्प्लीटली गिव अप कर दिया था, एंड द ओनली सपोर्ट दैट टाइम वाज माय फादर। तो आई वॉज इन टू माइंड कि भाई इसको कैसे मैं इस चीज़ से, एक तो पेन है उसके पैर में, एंड दूसरा कि उसको कैसे मैं वो डाइवर्ट करूँ पेन से, एंड प्लस उसको वापस एक ट्रैक पे लेकर रहूँ। इतना 22 साल का मेहनत मेरा फिर से स्टैंड स्टिल हो रहा है। एक ही चीज़ मैंने निराली को बोला, अभी तेरे को ये चैलेंज है एंड ये तेरे को एक्सेप्ट करना है पॉजिटिवली। इट वॉज़ वेरी टफ टाइम हमारे लिए, बहुत ही टफ टाइम था उस टाइम, क्योंकि निराली का आर्किटेक्चर भी उस टाइम चालू था, वो 2nd ईयर में थी आर्किटेक्चर के, और ये सब हो गया। हमको तो लगा कि जैसे क्या हो गया ये, लेकिन हमारी फैमिली ने, हमारे पूना में, उस टाइम हम लोग पूना में रह रहे थे, हमारे जो सोसाइटी वालों थे उन्होंने भी इतना हमको सपोर्ट किया। निराली के फादर ने एक ही चीज़ डिसाइड की थी कि कुछ भी हालत में उसका डांस बंद नहीं होना चाहिए और वो अपने पैरों पे खड़े हो जाए। हाल ही में निराली ने पुणे से मुंबई आकर अपनी एकेडमी खोली है। आज निराली भरतनाट्यम, कथक, जुम्बा, लैटिन अमेरिका से लेके साल्सा जैसी कई डांस फॉर्म सिखाती हैं। निराली शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को भी डांस सिखाती है। बच्चों से लेके उनके अभिभावक भी निराली के सिखाने के तरीके से काफी खुश हैं। तो पहले बिल्कुल डांस नहीं कर पाती थी, लाइक वो चाहती थी कि डांस करना है, पर उसको लाइक उसके मूवमेंट्स वगैरह नहीं थे। पर जब से निराली के पास आई है तब से वो बहुत कुछ सीखी है। मैंने निराली मैम के पास भी ट्रायल लिया और उसके बाद मैंने मेरी बेटी को बोला कि घर के पास जो एकेडमी है उधर ही आप जाना, उधर भी अच्छा सिखाते हैं, एंड दे वर गुड। बट मेरी बेटी ने बोला कि नहीं, मैं निराली मैम के पास ही जाऊंगी। तो मैंने उसको पूछा क्यों, तो बोली नहीं मैम बहुत अच्छे से सिखाती है और वो जैसे डांस सिखाती है तो मज़ा भी आता है। पहले एकेडमी में जाती थी, वहाँ पे इतना इम्प्रूवमेंट नहीं था। शी यूज्ड टू डांस बट इतना अच्छे से नहीं, बट यहाँ पे इतना अच्छा डांस करती है, सो ग्रेसफुल, इतना अच्छे से वो डांस कर लेती है इधर। मुझे निराली दीदी के साथ डांस करना बहुत अच्छा लगता है, वो मुझे प्यार से सिखाती है। वैसे तो मुंबई और पूरी दुनिया में कई सारी डांस एकेडमी है, लेकिन निराली खुद को किसी का प्रतिद्वंदी नहीं मानती है। उनका मानना है कि अगर आपका खुद का काम अच्छा हो तो आपको अपने आप ही तरक्की मिलती है। I've always danced for myself, satisfaction के लिए, because I feel blessed, because I feel a connection, because निराली as a dancer बहुत ही अलग है, and निराली as a person बहुत ही अलग है, and जो वो निराली जो डांसर है वो बहुत ब्यूटीफुल निराली है,
एंड वो निराली के लिए मैं डांस करती हूँ। आप स्ट्रेट रहोगे, आप अच्छा बिहेवियर, एथिकल रहोगे तो अच्छा ही मिलेगा आपको। सो एंड यू कैन सी इट इन द फॉर्म ऑफ माई स्टूडेंट्स, जो अबंडेंस है, जो मेरे पास प्रॉस्पेरिटी है, मेरे बच्चे मेरे स्टूडेंट्स हैं। सो आई एम वेरी हैप्पी। भाग्य और भगवान में विश्वास रखने वाली निराली सिर्फ आज में जीती है। अभी तो उनकी एकेडमी किराए की है, लेकिन भविष्य में वे खुद की एकेडमी खोलने की इच्छा रखती है। निराली का मानना है कि अपने माँ बाप के प्रति श्रद्धा और दूसरों के लिए अच्छा करने से आप नए मुकाम हासिल कर सकते हैं। आज निराली अपने लिए ही नहीं बल्कि सबके लिए एक मिसाल बन गई है। अब लेते हैं एक और ब्रेक। ब्रेक के उस पार है तीसरा सेगमेंट संचय, जहां आज हम जानेंगे म्यूचुअल फंड्स बनाम पेंशन प्लान के बारे में। देखते रहिए पैसा वसूल। The new mobile app from BSE. Now take BSE wherever you go. BSE CDX, powered by Bolt Plus. Mood of the nation is always in tandem with Sensex. I am Ketan Marwadi and have been associated with BSE since 1990. Come, feel the financial pulse of the nation. S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. Losing a lot on transaction fees? Become a member of the BSE and pay 99% less. BSE, experience the new. Everyone's moving to India's fastest growing derivatives market. Have you started trading yet? S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आजकल म्यूचुअल फंड्स ने पेंशन प्लान शुरू कर दिए हैं, जो कि रिटायरमेंट के बाद एक अच्छा विकल्प साबित हो सकता है। इन पेंशन प्लान्स के बारे में विस्तार से जानते हैं हमारी संवाददाता गरिमा दास की इस रिपोर्ट के जरिए। आजकल की बढ़ती जरूरतों के हिसाब से रिटायरमेंट प्लानिंग अपने पोर्टफोलियो का एक अहम हिस्सा है। इसीलिए जिस दिन से आप कमाना शुरू कर देते हैं, तब से ही अपने रिटायरमेंट के लिए भी वित्तीय नियोजन शुरू कर देनी चाहिए। जितना लंबा गोल है, उतना ही अगर व्यवस्थित तरीके से रिटायरमेंट के लिए निवेश करे, तब जाके एक अच्छी खासी जमाकोष बन सकती है। रिटायरमेंट प्लानिंग के जो ट्रेडिशनल तरीके आज तक फॉलो करते आए हैं सभी, उसमें पीपीएफ का बहुत इम्पोर्टेंस रहा है, जो 8.9% एनुअल रिटर्न देता है, जो कंपाउंडेड होता है हर साल, और 15 साल का उसमें लॉक इन है। मगर इसको दूसरे एंगल से स्टडी किया गया और ये पाया गया कि अगर आप 30 इयर्स के हैं और आप रिटायरमेंट प्लानिंग शुरू करते हैं, तो आपको एटलीस्ट 30 इयर्स मिलते हैं रिटायरमेंट गोल के लिए, और इसमें 15 इयर्स का लॉक इन होने की वजह से लोग इसे विड्रॉ कर लेते हैं। और हम विड्रॉ न करें और विड्रॉल से डिस्करेज हम रहें तो ही बेटर होगा। आपका पैसा लॉक इन होगा तो ही आप रिटायरमेंट तक उस पैसे को वेल्थ बना सकते हैं। तो पीपीएफ में अगर आप फिर भी 30 साल तक इन्वेस्ट रहते हैं, 5-5 साल के जो ब्लॉक्स हमें अवेलेबल है, फैसिलिटी ऑफ एक्सटेंडिंग अवर पीपीएफ, तो भी आप महज 80 लाख टू 90 लाख के बीच में ही कॉर्पस जनरेट कर सकते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ 30 इयर्स। वहीं हम अगर एक अग्रेसिव रूट लें फॉर इन्वेस्टमेंट, क्योंकि अगर लॉन्ग टर्म होराइजन है तो आप अग्रेसिव इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो आप अगर इक्विटी म्यूचुअल फंड का रूट लेंगे तो आप 15% का अगर रिटर्न हम कैलकुलेट, एक मान के चले कंजर्वेटिव रिटर्न के आगे 30 साल में 15% रिटर्न मिल सकता है म्यूचुअल फंड के थ्रू, तो आपका कॉर्पस सीधा 3.5 करोड़ तक जनरेट हो सकता है। रिटायरमेंट के 2 चरण होते हैं, एक अक्यूमुलेशन यानी संचय और दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन यानी वितरण। पहले 30 साल को अक्यूमुलेशन कहते हैं, जब आप कुछ पैसे अपने रिटायरमेंट के लिए निवेश करते हैं, और बाकी के 30 साल जैसे 60 से 90 साल जो आपका पेंशन पीरियड है, उसको डिस्ट्रीब्यूशन फेज कहते हैं। पहले 30 साल अगर आप सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी SIP के जरिए निवेश करें और डिस्ट्रीब्यूशन के फेज में आप सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान यानी SWP का इस्तेमाल करते हैं, तो रिटायरमेंट का ये एक बेहतरीन विकल्प साबित हो सकता है।
म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में SIP के ज़रिए पैसा एक्यूमुलेट किया है, वहाँ पे आप SWP का अगर मैंडेट देते हैं, ये एक वन टाइम एक्सरसाइज है जिससे आप एक पर्टिकुलर अमाउंट फिक्स कर सकते हैं, इंस्ट्रक्शन एक स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं और वो अमाउंट आपके सेविंग अकाउंट बैंक अकाउंट में डायरेक्टली क्रेडिट हो जाएगा ऑन अ डेट डिसाइडेड बाय यू। यानी अगर आपको अपना महीने का घर खर्च के लिए हर 1 तारीख को एक पर्टिकुलर अमाउंट चाहिए तो वो एक स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन म्यूचुअल फंड कंपनी को दे दी जाती है और पैसा आपके अकाउंट में क्रेडिट होता जाएगा फॉर द पीरियड यू वांट, यानी वो भी आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कितने पीरियड तक चाहिए। हाल ही में जो म्यूचुअल फंड्स के रिटायरमेंट प्लान्स आए हैं उसमें सरकार ने अतिरिक्त सुविधाएं दी है, जैसे एक्यूमुलेशन के समय आप जो पैसा निवेश करते हैं वो SEC 80C यानी 1.50 लाख की सीमा के भीतर आती है, तो आप उसकी सुविधा को ले सकते हैं। लेकिन इसमें ये ध्यान रखें कि अगर आप 80C वाला रिटायरमेंट प्लान ले रहे हैं तो उसमें 5 साल का लॉक इन पीरियड रहेगा, यानी आप 5 साल से पहले पैसा नहीं निकाल पाएंगे। शेयर बाजार में निवेशक या तो कैश में कारोबार करते हैं या फिर पूर्व निर्धारित कीमत पर भविष्य के लिए वायदा कारोबार यानी कि फ्यूचर डेरिवेटिव्स के जरिए। लेकिन इन निवेशकों को हमेशा कल की चिंता लगी रहती है। ऐसे निवेशकों के लिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने कैश फ्यूचर स्प्रेड प्रणाली जारी कर रखी है। आइए जानते हैं आप कैसे इसका लाभ उठा सकते हैं शेयर बाजार के विशेषज्ञ से। कैश फ्यूचर स्प्रेड ये एक नई दिस इज़ अ न्यू इंट्रोडक्शन बीन डन बाय बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जहाँ पे कैश फ्यूचर स्प्रेड की एक स्ट्रैटेजी BSE डेरिवेटिव्स में ऑफर की गई है। यहाँ क्या होता है कि इन्वेस्टर या ट्रेडर, जिस किसी इन्वेस्टर या ट्रेडर को ट्रेड करना है वो उन्हीं कंपनियों में ट्रेड कर सकता है जहाँ पे कंपनी डेरिवेटिव सेगमेंट्स में भी अवेलेबल है। किस तरीके से वो ट्रेड होती है कि अगर किसी इन्वेस्टर ने CFS के थ्रू ट्रेड करना चाहा तो वहाँ पे वो एक ऑर्डर कहा जाएगा, लेकिन उसके जो वैल्यूएशंस, उनके जो इंस्ट्रक्शंस होंगे वो 2 किस्म के होंगे। वो ये होगा कि अगर वो CFS सपोज करो 10 रुपये में बिक रहा है तो वहाँ पे वो 10 रुपये में शॉर्ट हो जाएगा उस स्पेसिफिक सेगमेंट में और उसी के सामने वो एक कैश सेगमेंट में उतनी क्वांटिटी का परचेस हो जाएगा। सो इट इज़ एन आर्बिट्रेज विच इज़ बीन डन and introduced by Bombay Stock Exchange, which is called cash future spread. CFS में ट्रेडिंग करना है तो इन्वेस्टर्स को सुबह 9:15 बजे से लेके 3:30 बजे तक ट्रेड कर सकते हैं, जहाँ पे उनको ये भी कहा यहाँ वो ये भी सुविधा दी गई है कि अगर उन्हें ट्रेड मॉडिफाई करना है, ट्रेड कैंसिल करना है या ट्रेड लिमिट पे रखना है तो ये भी वो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर में कर सकते हैं। बेसिकली CFS उन ट्रेडर्स के लिए काम आता है जहाँ पे वो कभी मार्केट्स फ्लैट होती हैं और उस फ्लैट में आर्बिट्रेज में कोई एक गैप होती है, सपोज एक ट्रेडिंग रेंज होता है तो वो ट्रेडिंग रेंज करने के लिए वो CFS काम आता है। आजकल किसान अच्छी पैदावार के लिए तरह तरह के रासायनिक खाद का इस्तेमाल करते हैं, जिससे खेतों की उपज तो नहीं बढ़ती बल्कि इसके अंधाधुंध इस्तेमाल से फसलों को बहुत नुकसान होता है, उन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। आखिर क्या है ऐसा इन रासायनिक खादों में, जानिए इस प्ले के जरिए। नमस्ते विजय भाई। नमस्ते नमस्ते। अरे भाई यहाँ क्या कर रहे हो? बस यहीं से गुजर रहा था तो आपको देखा तो सोचा मिलता चलूँ। आप यहाँ क्या कर रहे हो? बस एक किसान करता क्या है, खेतों को देखने आया था। पर आपकी इन खेतों क्या हुआ है? खाद पानी नहीं देते थे क्या? ये सब खाद का नतीजा है, रासायनिक खाद कुछ ज़्यादा ही उपयोग कर लिया था। यही बात तो मैं आपको इतने दिनों से समझाने की कोशिश कर रहा था, पर आप पर तो ज़्यादा उपज का भूत सवार था। हाँ भाई, काश आपकी बात मान लिया होता तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। भाई आप मायूस न हो, अभी भी समय है, पिछली गलतियों को सुधारा जा सकता है। वो कैसे? भाई ये सब मुमकिन हो सकता है जैविक खेती के जरिए। अब ये जैविक खेती कैसे करते हैं? घर से निकलने वाले खरपतवार, पेड़ों के पत्तियों और पशुओं के गोबर को कंपोस्ट करके हम उनका उपयोग जैविक खाद के रूप में कर सकते हैं। पर भाई जैविक खेती और रासायनिक खेती में अंतर क्या है? देखो भाई विजय, रासायनिक खाद जो होता है वो ज़मीन की शक्ति का उपयोग करके उपज बढ़ाता है, पर जैविक खाद पूरी तरह से प्राकृतिक होता है और ये हमारे खेतों का उपजाऊ शक्ति बढ़ाता है। भाई जैविक खेती के और भी कुछ फ़ायदे हो तो बताओ। जैविक खाद बनाने के लिए हमारे 1 रुपये भी नहीं लगते, बस आसपास की चीज़ों को कंपोस्ट करके उनका खाद के रूप में उपयोग कर सकते हैं, जिससे हमारी खेती के खर्चों में कमी आ जाती है। भाई काश लालच में ना पड़कर मैंने अगर आपकी बात मान ली होती तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। अरे विजय भाई, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। वो कहते हैं ना, जब जागो तभी सवेरा। बस आज से कसम खा लो कि हम जैविक खेती ही करेंगे, कि जिससे पैसे भी बचेंगे और पर्यावरण की रक्षा भी कर पाएंगे। हाँ भाई, अब से सिर्फ जैविक खेती ही करेंगे और अच्छे पैसे कमाएंगे।
शो में वक्त है अंतिम ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे दर्शकों द्वारा पूछे गए सवालों और उनके जवाब के साथ। When the Sensex is up, you find a smile on every face. I'm Devin Choksi, member of BSE since last 33 years. Come, feel the financial pulse of the nation. S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. The new mobile app from BSE. Now take BSE wherever you go. BSE CDX, powered by Bolt Plus. Everyone's moving to India's fastest growing derivatives market. Have you started trading yet? S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. Losing a lot on transaction fees? Become a member of the BSE and pay 99% less. BSE, experience the new. The Sensex is a daily diary of the Indian dream. I'm Ramesh Damani and I have been associated with the BSE all my life. Come, feel the financial pulse of the nation. S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. वेलकम बैक। आज के हमारे सवाल आपके सेगमेंट्स में हमारी संवाददाता इशिका जैन आपको लेके चल रही है हमारे एक्सपर्ट के पास, जहां वे आपके द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब देंगे। नमस्ते सर, स्वागत है आपका पैसा वसूल में। आइए लेते हैं आज का पहला सवाल, जो है झारखंड जमशेदपुर से अभय पांडे जी का। 28 वर्षीय अभय मर्चेंट नेवी में काम करते हैं। वेतन के तौर पर इन्हें दर महीने 1,40,000 मिलते हैं। वे बहुत ही जल्द शादी करने वाले हैं और वे चाहते हैं कि आप उन्हें बताएं कि बचत किए हुए पैसों को कहाँ निवेश करें, जिससे कि उन्हें भविष्य में बेहतर रिटर्न्स मिले। अभय जी को पहले तो मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा कि उन्होंने शुरुआत में इतनी अर्ली एज में ही अपने फाइनेंसेस को प्लान करने का उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है, वो बहुत अच्छी चीज़ है। अभी कैसे फाइनेंशियल प्लानिंग स्टार्ट करें, इसमें सबसे पहले अपने को ये देखना है कि एक इंश्योरेंस कवर्स जो हैं वो सही इंश्योरेंस कवर्स ले लें, जैसे आपकी फैमिली प्रोटेक्ट हो अगर आपको कुछ हो जाए या कोई इमरजेंसी आ जाए तो फैमिली प्रोटेक्ट रहे। तो उसमें कौन कौन से कवर्स लेने चाहिए? नंबर 1 आपका टर्म इंश्योरेंस आता है। टर्म इंश्योरेंस जैसे आपका अगर अनफॉर्चुनेट डेथ हो जाए तो आपकी फैमिली को एक लमसम मनी मिल जाता है। मेडिकल इंश्योरेंस, जिसमें अगर कोई मेडिकल हॉस्पिटलाइजेशन कुछ हो जाता है तो जो मेडिकल बिल्स इंश्योरेंस कंपनी रीइंबर्स कर देती है। और पर्सनल एक्सीडेंट, मतलब अगर कोई डिसेबिलिटी हो जाए तो उसको एक फिक्स लमसम अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी दे देती है। तो एक बार आपका इंश्योरेंस प्लानिंग हो गया, उसके बाद बात आती है आपका एक इमरजेंसी फ़ंड बनाने की। मतलब 6 महीना से 12 महीना का एक इमरजेंसी फ़ंड बना लीजिए। वो फंड, मतलब अगर कभी कोई इमरजेंसी आ गई तो आप उस फंड को यूज़ कर सकते हैं। और उसको कहाँ डिप्लॉय करना है, या तो एक फिक्स डिपॉजिट में रख सकते हैं या एक लिक्विड म्यूचुअल फंड में रख सकते हैं। इसके बाद बात आती है आपके इन्वेस्टमेंट्स की, और उसमें ज़रूरी ये है कि आप अपने फाइनेंशियल गोल्स पहले लिस्ट डाउन कर लीजिए कि कब कौन पैसा चाहिए और कितना पैसा चाहिए। शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल गोल्स के लिए आप उसको रिकरिंग डिपॉजिट में डाल सकते हैं, सेविंग कर सकते हैं, या शॉर्ट टर्म म्यूचुअल फंड्स देख सकते हैं, डेट म्यूचुअल फंड्स। लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स के लिए पब्लिक प्रोविडेंट फंड एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, या फिर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगला सवाल है गौरव दारुका जी का। ये जानना चाहते हैं कि अगर इन्हें 10 लाख रुपए रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी यानी आवासीय संपत्ति बेचने से मिले हैं तो उन रुपयों पर इनकम टैक्स भरने की छूट है या नहीं? देखिए गौरव जी, सबसे पहले अपने को ये समझना है कि 10 लाख रुपीज़ तो आपको मिले हैं। अभी पहले इस पर हमको कैपिटल गेन कैलकुलेट करना है, और कैपिटल गेन कैलकुलेट करने के अलावा हमको पहले होल्डिंग पीरियड देखना पड़ेगा कि उसका होल्डिंग, आपने वो प्रॉपर्टी कब तक आपके पास थी। अगर प्रॉपर्टी 3 साल से कम का होल्डिंग पीरियड है तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के केस में कोई एग्जेम्पशन नहीं है, वो जो भी कैपिटल गेन है वो आपकी इनकम में ऐड होता है और आपके टैक्स स्लैब के हिसाब से वो टैक्सेबल होता है। हाँ, अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, मतलब आपने प्रॉपर्टी 3 साल के बाद बेची है, तो आपको कोई दो में से आप एक एग्जेम्पशन ले सकते हैं। पहला एग्जेम्पशन है सेक्शन 54 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, जिसमें आपको एक नई प्रॉपर्टी अगर खरीदते हैं, और वो भी कब, या तो ये प्रॉपर्टी बेचने के 1 साल पहले खरीदी हो, या ये प्रॉपर्टी के 2 साल बाद तक
खरीदते हो, या कंस्ट्रक्शन के केस में 3 साल बाद तक, तो जितना आपने उसमें इन्वेस्टमेंट किया उतना आपको कैपिटल गेन में से छूट मिल जाएगी। सेकेंड ऑप्शन ये है 54 EC ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, जिसमें अगर आप कुछ स्पेसिफाइड बॉन्ड्स हैं, NHAI और REC के बॉन्ड्स हैं, तो अगर आप उनमें इन्वेस्ट कर देते हैं तो आपको जितना आप इन्वेस्ट करते हैं उतना आपको कैपिटल गेन में से डिडक्शन मिल जाएगा। ये बॉन्ड्स कब तक आपको इन्वेस्ट करना है? आज आपने अगर प्रॉपर्टी बेची है तो आज से 6 महीने के अंदर अंदर आपको इन्वेस्ट करना है। हमारा आज का अंतिम सवाल है महाराष्ट्र नागपुर से मुकेश जी का। ये विस्तार में जानना चाहते हैं टर्म प्लानिंग और हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में, तो इस पर आप अपनी विशेष टिप्पणी दीजिए। मुकेश जी, टर्म प्लानिंग जिसे टर्म इंश्योरेंस बोला जाता है, वो क्या होता है? बेसिकली वो एक रिस्क कवर होता है। मतलब आपने एक टर्म इंश्योरेंस प्लान लेके रखा है सपोज 1 करोड़ का, तो अगर आपकी डेथ हो जाती है, अनफॉर्चुनेट डेथ हो जाती है, तो आपकी फैमिली को लंप सम 1 करोड़ रुपया मिल जाएगा। अगर इंश्योरेंस के दौरान आपको कुछ नहीं होता है तो कुछ नहीं मिलेगा। मतलब एक प्योर रिस्क कवर है, इसमें कोई मैच्योरिटी बेनिफिट नहीं है। अगर आप इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहते हैं तो प्योर टर्म इंश्योरेंस ही राइट चॉइस है। जहाँ तक हेल्थ इंश्योरेंस की बात आती है, हेल्थ इंश्योरेंस मतलब कि आज आपका कोई भी मेडिकल या हॉस्पिटलाइजेशन होता है तो उसमें जो भी मेडिकल कॉस्ट आपको लगती है, तो वो मेडिकल कॉस्ट इंश्योरेंस कंपनी आपको रिम्बर्स कर देती है। टू जितना आपका सम एश्योर्ड आपने सेलेक्ट किया है उतना आपको कंपनी में बिल्स, जो मेडिकल बिल्स प्रोड्यूस करते हैं, तो उस बेसिस पे कंपनी आपको उसका रिम्बर्समेंट दे देती है। इस महंगाई के ज़माने में अपना घर खरीदने का सपना कौन नहीं देखता, लेकिन आप घर खरीदने के खर्च को यदि सबसे बड़ा खर्च मान रहे हैं तो उसके बाद होने वाले खर्चों मसलन सोसाइटी मेंटेनेंस, बिजली, प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह की ओर ध्यान दें तो आपको पता चलेगा कि नियमित रूप पर होने वाले खर्चों का सरदर्द तो हमेशा चलता ही रहने वाला है। लेकिन अगर आप कुछ बातों को अपनाएं तो इसे कम भी किया जा सकता है। क्या है ये उपाय, बता रहे हैं हमारे संवाददाता आशीष तिवारी। आज के समय में जहां भी देखिए पानी की किल्लत और बिजली की कटौती की दुधारी तलवार सबके सर पर लटक रही है। महानगरों में बिजली और पानी की किल्लत के साथ ही इनके लिए पैसे भी ज्यादा खर्च करने पड़ते हैं। नतीजा घर के रखरखाव पर भी खर्चे बढ़ जाते हैं। जाहिर है इससे घर का बजट बिगड़ना आम बात है। इन सब से छुटकारा पाने का सबसे अच्छा तरीका है घर के लिए एक बजट फ्रेंडली सिस्टम, यानी कि वाटर हार्वेस्टिंग और सोलर पैनल। आखिर क्या है वाटर हार्वेस्टिंग और सोलर पैनल, पहले ये जान लेते हैं। जल संचयन को हम रेन हार्वेस्टिंग बोलते हैं और एक बहुत अच्छा मतलब आधुनिक तरीका है जिससे हम इन्वायरमेंट की बचत कर सकते हैं। और जहाँ पे जल स्तर या बरसात की कमी होती है उसके द्वारा हम पूरे साल को उसका उपयोग इस रेन हार्वेस्टिंग के जरिए हम उस क्षेत्र को कर सकते हैं, चाहे सिंचाई हो और चाहे पानी पीने की जो असुविधा होती है। क्योंकि धीरे धीरे जिस हिसाब से जल स्तर गिरते जा रहा है पृथ्वी का, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम आगे आने वाले दिनों में रेन हार्वेस्टिंग की प्रक्रिया को ज़्यादा से ज़्यादा हम इसका उपयोग कर सकें। खर्चा अगर देखा जाए तो कंस्ट्रक्शन का और उस हिसाब से अगर पर पर्सन भी हम एवरेज निकालते हैं तो 2,500 से 3,000 का कॉस्टिंग बैठता है हमें। और ये पूरा नेचुरल प्राकृतिक ढंग से किया जाता है। 2 गड्ढे के रूप में अलग अलग उसे हम बनाते हैं। एक अगर पीने के लिए हम उसको यूज करना चाहते हैं, उपयोग में लाना चाहते हैं उस रेन हार्वेस्टिंग को, तो हम उसे एक पक्के गड्ढे में, सीमेंट कंक्रीट के गड्ढे में रख सकते हैं। अगर हम सिंचाई या गार्डनिंग या अदर एक्टिविटीज़ या बैलों के जानवरों को पीने के उपयोग किया जा सकता है तो उसे हम कच्चे गड्ढे में उसको संचय किया जा सकता है। वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक और सोलर पैनल को घर में लगवाना सुलभ होने के साथ साथ बहुत ही किफायती भी होता है। एक आवासीय भवन में पानी संचय के साथ साथ सोलर एनर्जी के लिए सिस्टम लगाने के लिए 1 लाख से 5 लाख का खर्च आता है। ऐसे में बस थोड़ा सा खर्च करके आप पानी और बिजली की समस्या से निजात पा सकते हैं। यही नहीं, इन सब के और भी कई फायदे हैं। शहर में इसका उपयोग बहुत ज़रूरी है, जिससे हमें 2 तरह पीने का पानी जो आता है उसे हम जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जरिए पी सकते हैं। पर अदर एक्टिविटी जो है जैसा गाड़ी वॉशिंग हुआ, गार्डनिंग के लिए हुआ है और कुछ टॉयलेट और वॉशरूम में यूज करने के लिए, कपड़े धोने के लिए हम रेन हार्वेस्टिंग जल का उपयोग पूर्ण रूप से कर सकते हैं। सोसाइटी में अगर हम रेन हार्वेस्टिंग लगाते हैं तो हमें कुछ सरकार की तरफ से सब्सिडी है, टैक्सेशन में भी सब्सिडी है, पर वो उतना नहीं है जितना होना चाहिए और अधिक हमें देना चाहिए। इसको इस तरह से बढ़ावा मिलेगा और इसके फ़ायदे भी काफ़ी हैं जो हमने बता चुके। अगर पानी का संचय होता है या रेन हार्वेस्टिंग के थ्रू होता है तो ये अच्छी बात है, कोई इससे तो हानिकारक है नहीं। और सोलार
एक सिस्टम होता है, उससे हमारी इलेक्ट्रिसिटी बिल काफ़ी कम आ सकती है और बेनिफिट भी उसमें एक बार कॉस्टिंग आता है पर उसके बेनिफिट हमेशा कंटिन्यू हमें उपयोग कर सकते हैं बैकिंग के लिए, या दिन में कुछ एसी चलाना है, रात के सोसाइटी के पैसे चलाने हैं तो हम उसके सोलार सिस्टम के जरिए इसका यूज कर सकते हैं। और हमारा ये तो सौभाग्य है कि भारतवर्ष में दोनों की हमें पूर्ण सुविधा मिलती है कि सूर्य की रोशनी भी हमें भरपूर मिलती है और जल का भी साधन प्राकृतिक ढंग से हमारे देश में काफ़ी अच्छा है दूसरे देशों की अपेक्षा में। अगर सही समय रहते हम जल संचय और सौर ऊर्जा के बारे में जानकारी लेकर अपने आवासीय घरों में इनका समावेश करें तो न सिर्फ हम अपने पैसे बचा पाएंगे बल्कि अपने इकोसिस्टम या फिर यूं कहें अपने पर्यावरण की भी सुरक्षा में भागीदार बन जाएंगे, जो कि आज के जमाने में हमारे और आपके जीवन के लिए बेहद जरूरी है। अक्सर समाज में किसी औरत के पति की मृत्यु के बाद उसे जायदाद से बेदखल कर दिया जाता है। ऐसी असहाय और अबला महिलाओं के क्या अधिकार हैं मायके और ससुराल की जायदाद में, बता रहे हैं हमारे संवाददाता आशीष तिवारी। आज महिलाएं जिंदगी में हर मकाम हासिल कर चुकी हैं। उनके बिना घर दफ्तर कहीं भी काम चल पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन लगता है। एक महिला किसी की माँ, किसी की बहन, किसी की बेटी तो किसी की बहू या फिर किसी की पत्नी होती है। आज उनके अधिकार के लिए सरकार से लेकर आम जन सभी प्रयासरत हैं, पर महिलाओं में अपने अधिकारों की सही जानकारी न होना उनके लिए कई दिक्कतें पैदा करती है। आज हम बात कर रहे हैं उन महिलाओं की जिनके पति की मौत हो गई हो। ऐसे में अमूमन विधवा औरत को घर वाले सही सहयोग नहीं देते, जिससे कई बार उनका जीना दुश्वार हो जाता है। आखिर कहां से करें वो अपने पैसों का इंतजाम? इन्हीं सबको ध्यान में रख हमारे संविधान ने उनको कुछ खास अधिकार दे रखे हैं। सबसे पहले हम हिंदू विधवाओं की बात करते हैं। आखिर क्या है इनके अधिकार संपत्ति को लेकर? हिंदू सक्सेशन एक्ट, मुस्लिम लॉ और इंडियन सक्सेशन एक्ट, ये 3 एक्ट हैं जिनके थ्रू सभी विधवाएं और सभी धर्मों के प्रॉपर्टी के डिवीज़न डिसाइड होते हैं। तो सबसे पहले हम हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 की बात करते हैं। हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 2005 के पहले केवल अनमैरिड जो डॉटर होती थी उनको ही पिता की संपत्ति में राइट था, लेकिन 2005 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट किया और उसके बाद अभी मैरिड डॉटर्स को भी पिता की संपत्ति में राइट है और इक्वल शेयर है उसका अपने भाई, बहन और माँ के साथ। और वो जो विधवा है वो अपने पति के प्रॉपर्टी में भी उसको शेयर मिलता है और अपने पति के पूर्वजों की प्रॉपर्टी में भी उसको अपना शेयर समान मिलता है, मतलब सबका इक्वल राइट होता है उसमें। हमारे संविधान बनाने वालों ने सभी धर्मों की विधवा महिलाओं के लिए अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए कानून बना रखे हैं। इसी कड़ी में नाम आता है मुस्लिम विधवाओं के अधिकार का। क्योंकि भारत देश में सभी धर्मों को सम्मान दिया गया है तो संबंधित धर्म को ध्यान में रखकर कानून भी बनाया गया है। आखिर क्या है मुस्लिम विधवा के अधिकारों को सुरक्षित करने वाला कानून? पहले ये जान लें। गवर्न होता है मुस्लिम लॉ से, इसका कोई कोडिफाइड लॉ नहीं है। इसमें मुस्लिम लॉ में विधवा को 1/8 8वां शेयर मिलता है अगर उसके पास बच्चे हैं तो, और अगर बच्चे नहीं हैं तो चौथा हिस्सा मिलता है। जैसे अगर 8,000 की प्रॉपर्टी है तो अगर बच्चे हैं तो उसको केवल 1,000 रुपये मिलेंगे और अगर बच्चे नहीं हैं तो उसको 2,000 रुपये मिलेंगे। अब जैसे किसी मुस्लिम में 1 से ज़्यादा शादी का प्राविधान है तो अगर 1 से ज़्यादा विधवा है तो 1/8 मतलब उसी 1,000 में से उन सबको मिलेगा, और अगर बच्चे नहीं हैं तो उसी 2,000 में से उन सबको मिलेगा। जैसा कि सभी को पता है, भारतवर्ष में विभिन्न धर्मों के लोग एक साथ रहते हैं और सभी को समान मौलिक अधिकार प्राप्त है। अंतरजातीय विवाह को सरकार द्वारा संरक्षण मिला हुआ है। इसी बात के लिए सरकार ने विशेष विवाह अधिनियम बनाया है। इस अधिनियम के तहत शादी के बाद अगर कोई औरत विधवा होती है तो उनके क्या अधिकार हैं? इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925, इसमें ये गवर्न होता, ये है क्रिश्चियंस और पारसी के लिए। क्रिश्चियंस में अगर उसके लीगल हेयर्स हैं जो डिसीज्ड है तो विधवा को 1/3 शेयर मिलेगा, और अगर डिसीज नहीं है उसके दूसरे दूर के रिश्तेदार हैं तो 1/2 मतलब आधा शेयर विधवा को मिलता है। और पारसी में प्रॉपर्टी जो है
वो इक्वल 8 इक्वल शेयर्स में डिवाइड होती है। तो 1/8 जो है वो वाइफ को मिल जाता है, विडो को मिल जाता है, और बाकी जो शेयर है वो उसके जो अदर लीगल एयर्स हैं उसमें इक्वली डिवाइड होता है। और अगर उसके और कोई लीगल एयर नहीं है तो पूरी प्रॉपर्टी विधवा को चली जाती है। अगर विधवाओं को किसी भी धर्म से वो जुड़े हुए हैं, अगर उनको उनका अधिकार नहीं मिल रहा है, प्रॉपर्टी में उनका शेयर नहीं मिल रहा है, तो वो कोर्ट में जा कर के केस फाइल कर सकते हैं और अपने अधिकार के लिए लड़ सकते हैं। और जो प्रॉपर्टी नहीं दे रहा है उसके रिश्तेदार वो उसके प्रॉपर्टी देने के लिए, उसका शेयर देने के लिए बाध्य हैं। किसी कारणवश अगर परिवार वाले विधवा का हक उसे देने में आनाकानी करें तो ऐसे में विधवाएं क्या कर सकती हैं, इसकी थोड़ी भी जानकारी नहीं होने से वो खुद को अबला समझ बैठती हैं। ऐसी किसी परिस्थिति में फंसी विधवा अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए कानून का सहारा ले सकती है। नजदीकी पुलिस स्टेशन में इसकी शिकायत करने के साथ ही न्यायालय का भी रुख कर सकती है। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लग रहा है, हमें जरूर बताएं। हमारा ईमेल आईडी है paisavasool3@gmail.com। आप हमें इस पते पर लिख भी सकते हैं। पैसा वसूल, 3rd फ्लोर, आदेश्वर आर्केड, अंधेरी कुर्ला रोड, अंधेरी ईस्ट, मुंबई 400093, इंडिया, TVC। अगले हफ्ते आपकी जेब से जुड़ी कुछ और जानकारियों के साथ एक बार फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। Ra Media.